हरियाणा वासियों ने शक्तिशाली दौलत राव सिंधिया का सन 1803 में अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह कुचला जाना देखा था। दूसरे उस समय लगभग सभी शक्ति संपन्न देशी राजा और नवाब अंग्रेजों के पैरे चूम रहे थे और फिरंगी उनका अपमान कर रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा वासियों ने, भोले भाले ग्रामीणों ने ऐसी अजय शक्ति को यूं ललकार दिया जैसे कि अपने पड़ोसी किसान को ललकार रहे हों। अंग्रेजों को वस्तुतः यह चुनौती असहन होनी ही थी। परिणामतः मराठों से निपटने के उपरांत दिल्ली स्थित अंग्रेज अधिकारियों ने हरियाणा के लोगों से निपटने हेतु सैनिक कार्यवाही की। उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी हरियाणा में, जिसमें आज के अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र के जिले शामिल थे, लाडवा नरेश गुरदत्त सिंह तथा थानेश्वर नरेश भंगा सिंह ने सभी सिख सरदारों को मिलाकर एक अंग्रेज विरोधी संघ खड़ा कर दिया। यहाँ की जनता ने इस संकटमय समय में अपने शासकों की जी जान से मदद की। अंग्रेजी विरोध का नेतृत्व एक अनुभवी कमांडर कर्नल बर्न ने किया। कर्नल बर्न की सेना का मुकाबला सबसे पहले पानीपत के स्थान पर एक मराठा जनरल इकराब द्वारा हुआ। फिर सिखों से खूब झड़पें हुई। दोनों ओर से सैकड़ों लोग इस भयानक संघर्ष में हताहत हुए। सिखों में हताहत होने वाले में बुढ़िया नरेश शेर सिंह भी शामिल था, पर इतना होने पर भी सिखों ने साहस नहीं छोड़ा। लेकिन इसके बावजूद वे अंग्रेजों से मुकाबले में पूरे नहीं उतर पाए। दूसरी तरफ थोड़े समय बाद सिखों का संघ भी कायम नहीं रह सका और मार्च 1805 तक आते आते तो सिख सरदारों में आपसी फूट ही पड़ गई। अंग्रेजों ने इस फूट का पूरा लाभ उठाया और सामान्य माफ़ी देने की घोषणा कर दी। बहुत से सिख सरदारों ने अंग्रेजों द्वारा घोषित सामान्य माफ़ी घोषणा की शर्तों को स्वीकार कर लिया और वे उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। पर लाडवा के बहादुर शासक गुरदत्त सिंह ने ऐसा करना उचित नहीं समझा और परिस्थितियों की परवाह किए बिना वह अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। पर दृढ़ निश्चय मात्र से ही सफलता थोड़े मिल सकती थी। अपने मित्रों के संबंध विच्छेद के कारण वह अकेला अंग्रेजों का मुकाबला करने में असमर्थ था। फिर भी 1 मास तक युद्ध जारी रहा। आखिर में करनाल के स्थान पर कर्नल बर्न की सेना से उसकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें लाडवा सरदार ने अदम्य साहस का परिचय दिया, किंतु सेना तथा शस्त्रों की कमी उसके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई और अप्रैल 1805 को उसे हार का मुंह देखना पड़ा। परंतु यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अंग्रेजों ने पराजित शासक के साथ बहुत ही विनम्र व्यवहार किया। केवल जागीर के एक छोटे से भाग अर्थात करनाल परगने को छोड़कर संपूर्ण लाडवा का परगना उसे वापस दे दिया। यह संभवतः उसी वीरता से प्रभावित होकर किया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि ऐसा वीर पुरुष उनका मित्र बना रहे। इस प्रकार अप्रैल 1805 तक सिख शक्ति टूट गई और उसका विरोध समाप्त हो गया। परंतु इसके बावजूद अंग्रेज इस स्थिति में नहीं थे कि वे इस भूभाग को परोक्ष रूप से अपने अधीन कर लें। अंग्रेजों ने मराठों से संधि के अंतर्गत इस भूभाग पर इसके पुराने शासकों का ही पूर्ववत स्वतंत्र आधिपत्य बना रहने दिया। अनेक ब्रिटिश लेखकों ने उपयुक्त भूभाग को कंपनी द्वारा सीधे अपने नियंत्रण में रखने की अपेक्षा पुराने शासकों को प्रदान करने के लिए उनकी कटु आलोचना की थी। संभवतः आलोचक उचित ऐतिहासिक दृष्टिकोण की अनभिज्ञता के कारण ऐसे विचार प्रकट करते हैं। वास्तविकता यह है कि ना ही तो उस समय कंपनी की नीति यमुना नदी से आगे बढ़ने की थी और ना ही वे इस समय ऐसी स्थिति में थे कि इस क्षेत्र में बसने वाली युद्ध प्रिय जनता को अपने नियंत्रण में रख सकें।
निश्चय ही ऐसा करने के परिणाम दुष्कर होते। दक्षिणी क्षेत्र। अब दक्षिणी हरियाणा अर्थात आधुनिक गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिलों को ले लें। यहाँ के जिलों में जैसा कि हम पीछे देख आए हैं, दौलत राव सिंधिया की पराजय 1803 में के उपरांत कंपनी ने दोहरी व्यवस्था लागू कर दी थी। वहाँ कुछ क्षेत्र पर तो उन्होंने अपना सीधा अधिकार कायम करके उसे रेजिडेंट तथा उसके सहायकों को सौंप दिया था और शेष क्षेत्र अपने स्वामी भक्त राजा और नवाबों को प्रदान कर दिया था। किंतु चाहे अंग्रेज हो या उनके स्वामी भक्त राजा अथवा नवाब, इस क्षेत्र की वीर जनता ने नए हकीमों को मान्यता नहीं दी। उन दिनों के कागजात हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दक्षिण हरियाणा के वीर ग्रामीणों ने न तो नए शासकों को भूमि कर दिया, न अन्य कर अदा किए और न ही उनकी बातें मानी। कोई भी सरकारी अफसर, चाहे वह छोटा अथवा बड़ा, उनके गांवों में नहीं जा सकता था और यदि किसी को जाना ही होता तो उसे कम से कम पैदल पलटन की एक पूरी कंपनी साथ ले जानी पड़ती थी। इस पर भी गांव वाले उसका रोग मानने के स्थान पर उल्टा उसका उपहास करते थे। उसे भाग जाने का सुझाव देते हुए वे ताना देते थे कि ऐसा ना किया तो तुम्हारी ये बंदूकें छीनकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी जाएंगी। यदि कहीं सरकार ने शक्ति प्रदर्शन किया तो उल्टे लेने के देने इस क्षेत्र के साहसी एवं युद्ध प्रिय मेव अहीर, जाट और रांगड़ बिना किसी परिणाम की परवाह किए अंग्रेजों से भिड़ जाते थे। ये लोग गुरीला युद्ध पद्धति अपनाते थे और अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने देते थे। उनमें से कई तो इतने साहसी हो गए थे कि दिल्ली तक को उन्होंने अपने लिए लूटने हेतु कई भागों में बांट रखा था। हरियाणा के इन विद्रोही तत्वों को दबाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। तत्कालीन रेजिडेंट मैटकॉफ के शब्दों में, एक गांव को नियंत्रण में लाने के लिए हमें 5 पलटन और तोपखाने के दस्तों के साथ जाना होता था। यहाँ के वीर ग्रामीण आक्रमण होने की प्रतीक्षा न करते हुए सेना पर पहले ही टूट पड़ते थे। यह भी मेटकाफ तथा अन्य अंग्रेज अफसरों ने स्वीकारा है कि यद्यपि ये ग्रामीण अपने शत्रु से शस्त्रास्त्र, युद्ध सामग्री एवं सैन्य ज्ञान विज्ञान में हीन थे, परंतु वे अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते थे। ऐसे विकट समय में वे तब तक लड़ते रहते थे जब तक पराजित नहीं होते थे। ब्रिटिश सेना कई वर्षों के प्रयत्न के बाद ही इस क्षेत्र पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने में सफल हो गई। पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी हरियाणा में, जिसमें सिरसा और फतेहाबाद का क्षेत्र शामिल था, कई स्वतंत्रता प्रिय वीर जातियां बसती थीं। इनमें भट्टियों का स्थान सर्वोपरि था। भट्टी मुस्लिम राजपूत होते थे। वे भट्टी न केवल ब्रिटिश द्वारा नियुक्त सरदारों को परेशान करते थे, अपितु पड़ोसी राज्यों में भी सदैव लूटमार करते रहते थे। यही नहीं, ये अक्सर अंग्रेजी क्षेत्र में घुसकर वहां की सब व्यवस्था को धाराशाही कर जाते थे। आलोच्य समय में फतेहाबाद और सिरसा इनकी 2 रियासतें थीं, जिनके खान बहादुर खां और जावेद खां क्रमशः शासक थे। अंग्रेजों ने भट्टियों के ऊपर रोक लगाने के लिए हांसी के स्थान पर एक छावनी स्थापित की। वहां सैनिक अधिकारी मिर्जा इलाही बैग के अधीन एक सेना की टुकड़ी रखी गई। इस सैन्य अधिकारी को अंग्रेजों ने नाजिम की उपाधि प्रदान की, किंतु यह सेना अधिकारी वीर भट्टियों का कुछ भी बिगाड़ न सका, बल्कि संघर्ष में अपनी ही जान गंवा बैठा। नाजिम की मृत्यु के उपरांत अंग्रेजों ने कड़ी कार्यवाही हेतु अपने एक अनुभवी अफसर कर्नल ब्राउनिंग के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सैनिक दस्ता भट्टियों को समाप्त करने के लिए भेजा, किंतु कर्नल ब्राउनिंग की भट्टियों को हानि नहीं पहुंचा सका। अंततः सिरसा के स्थान पर अंग्रेजी फौज को भट्टियों ने बुरी तरह पराजित किया।
इस संघर्ष में कर्नल ब्राउनिंग सहित बहुत से व्यक्ति हताहत हुए। पराजय के फलस्वरूप दिल्ली स्थित ब्रिटिश अधिकारियों ने किसी शुभ अवसर की तलाश में कुछ समय के लिए भट्टियों का दमन स्थगित करने का निश्चय किया। वह दिन आया 1809 ईस्वी में जबकि कर्नल बाल के नेतृत्व में एक सेना भट्टियों के विरुद्ध भेजी गई। पूर्व की भांति वीर भट्टियों ने कर्नल बाल की सेना को देखते ही देखते परास्त कर दिया। इससे अंग्रेजों को यह ज्ञात हो गया कि भट्टियों को हराना आसान कार्य नहीं है, परंतु फिर भी विजय का निश्चय करने के कारण अंग्रेजों ने नवंबर 1809 में कर्नल एडम के अधीन एक विशाल सेना भेज ही डाली। कर्नल एडम की इस सेना की 3 दिसंबर 1809 को भट्टियों से फतेहाबाद के स्थान पर मुठभेड़ हुई। भट्टी वीरतापूर्वक लड़े और उन्होंने अंत तक शत्रु का सामना किया, परंतु अपने शासक एवं नेता खान बहादुर खां के विश्वासघात एवं भीरुता के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा। तदुपरांत अंग्रेजों ने सिरसा तथा रनिया पर क्रमशः 19 और 21 दिसंबर को भयंकर आक्रमण किए। यहाँ का शासक जाबिता खां भी खान बहादुर खां की तरह मैदान छोड़कर भाग गया। भट्टी फिर भी बहादुरी से लड़े, पर नेतृत्व के अभाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेजों ने पराजित भट्टी शासकों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने जाबिता खां को सिरसा एवं रनिया का शासक बना रहने दिया, किंतु खां बहादुर खां की रियासत छीनकर उसे 1000 रुपये प्रति मास की दर पर पेंशन दे दी। इसके साथ ही वीर भट्टियों की लड़ाई समाप्त हो गई। मध्य क्षेत्र। अब मध्य हरियाणा पर दृष्टिपात करें। आधुनिक रोहतक, भिवानी तथा हिसार जिले के पूर्वी भाग को मध्य क्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ सर्वाधिक जाट बसते हैं। पहले कहीं कहीं रांगड़ों की भी बस्तियां थी। दोनों ही जातियां साहस, शौर्य और स्वतंत्र प्रेम में अद्वितीय है। अंग्रेजों द्वारा थोपे गए शासकों नवाबों को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जैसा कि पहले कह चुके हैं, सर्वप्रथम 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने बम्बू खां को यह क्षेत्र प्रदान किया था। यहाँ के लोगों ने कभी भी इस सरदार को भूमि कर अदा नहीं किया और वह इन लोगों के विरोध से इस कदर हतोत्साहित हुआ कि जागीर मिलते ही उसने खुदाई अवस्था में छुटकारा पाने हेतु तुरंत त्यागपत्र दे दिया। दुखदाई अवस्था में छुटकारा पाने हेतु तुरंत त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात यह विश्वास था कि वह व्यक्ति अपनी असाधारण योग्यता से सफलता प्राप्त कर लेगा, किंतु उसको भी बम्बू खां की तरह भागना पड़ा। अंग्रेजों ने इन घटनाओं की असफलता के उपरांत एक सुयोग्य व्यक्ति अब्दुस समद को यहाँ का प्रशासक बना दिया। नए शासक ने प्रशासन व्यवस्था को ठीक करने तथा लोगों को दबाने की भरसक चेष्टा की, किंतु वह भी असफल रहा। यहाँ की वीर जनता ने उसके बड़े पुत्र तथा दामाद का क्रमशः भिवानी और बोहर के युद्ध में वध करके उसकी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप 1807 में उसने भी यह पद छोड़ दिया। अंग्रेजों ने अब जिंद के राजा भांग सिंह तथा कैथल नरेश भाई लाल सिंह को अपने समीपस्थ इस क्षेत्र पर आधिपत्य कायम करने का सुझाव दिया, परंतु दोनों शासकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। झज्जर के नवाब निजामत अली खान ने जब यह देखा कि सभी इस क्षेत्र पर आधिपत्य कायम करने में असमर्थ हैं, तो उसने इसके लिए अपना नाम प्रस्तुत कर दिया, परंतु अंग्रेजों ने उसे यहाँ लाना उचित नहीं समझा, क्योंकि दिल्ली के इतने निकट इतने बड़े भूभाग का स्वामी किसी भी समय उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अब जब कि कोई भी
सिख सरदार इस क्षेत्र को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं था, तो उपयुक्त कारण से इसे निजामत अली को प्रदान करना अनुचित था। तो इसका एकमात्र उपाय यह ही शेष था कि इसे सीधे कंपनी के आधिपत्य में लाया जाए। लेकिन यह बड़ी टेढ़ी खीर थी। यहाँ के लोग शस्त्रों से लैस थे तथा वे किसी भी भारी शक्ति को अपना स्वामी मानने को तैयार नहीं थे। अब मामला गवर्नर जनरल मिंटो तक पहुंचा। उन्होंने अपनी सरकार से विचार विमर्श के बाद स्थिति का जायजा लिया और तत्पश्चात दिल्ली के रेजिडेंट सेटन को यह आदेश दिया कि सैन्य शक्ति से इन लोगों को कुचल दिया जाए। परिणामतः एक विशाल सेना, जिसमें पैदल पलटन की 4 बटालियनें, एक घुड़सेना का रेजिमेंट और स्कीनर हॉर्स तथा कुछ अनियमित घुड़सेना की कंपनी शामिल थी, एक अनुभवी अधिकारी कर्नल बॉल और दिल्ली रेजिमेंट के सहायक गार्डनर के नेतृत्व में मार्च 1809 में भेजी। इस सेना को प्रारंभ में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा, परंतु जल्द ही इसने बैरी, डिघल, कान्होर तथा निगाना की वीर जनता को अपने अधीन कर लिया। 4 मई 1809 को बलियाली हिसार के स्थान पर 2000 व्यक्तियों ने इस सेना का प्रबल विरोध किया। गांवों के यह वीर कृषक तथा कामगार बड़ी बहादुरी से लड़े, किंतु कहाँ गांव वालों की भीड़ और कहाँ सुसंगठित अच्छे शास्त्रों से लैस एक सेना। अंततः ग्रामीणों को हार का मुंह देखना पड़ा। तत्पश्चात अंग्रेजों ने 27 अगस्त 1809 को विद्रोहियों के गढ़ भिवानी पर आक्रमण किया। भिवानी के लोगों ने भी वीरता का परिचय दिया और 2 दिन तक शत्रु को आगे नहीं बढ़ने दिया, पर तीसरे दिन 29 अगस्त को वे लोग यथास्थिति कायम रखने में असमर्थ हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ पीछे हटकर शहर में आकर मोर्चाबंदी की। ब्रिटिश सेना चूंकि अच्छे शस्त्रों, तोपखाने आदि से लैस थी, अतः वह शहर की दीवारें अर्थात किलाबंदी तोड़ने में सफल हो गई। तत्पश्चात 2 तरफ से हमला हुआ। भिवानी के लोग बड़ी वीरता से लड़े, पर वही पुराने कारणों से वे